हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, पिछले चैप्टर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं बेटे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? लिक्विड एंड फ्लूइड का मीनिंग है बेटे एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करता हो, रिजिड ना हो और जिस कंटेनर में डाला जाए उसकी शेप ले ले। जिस कंटेनर में डाला जाए उसकी शेप ले ले। ए सब्सटेंस दैट कैन इजीली फ्लो एंड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कंटेन्ड। जिस कंटेनर में इसको डाला जाए उसकी ये शेप ले ले, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स में एक और खास बात होती है कि ये शियर स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकता। यानी अगर हम शियर स्ट्रेस लगाएं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो ये फ्लो होने लगता है। क्या होने लगता है बेटे? फ्लो होने लगता है। जैसे कि जो ग्लास, मान लो कोई पानी है, पानी के ऊपर अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आगे की डायरेक्शन में फ्लो होगा। इज इट क्लियर? तो यानी सॉलिड्स की तरह, रिजिड बॉडीज की तरह शियर स्ट्रेस को ये वो जो बियर करते हैं ये उसे बियर नहीं कर पाते हैं। फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड्स और गैसेस दोनों आते हैं। फ्लूइड्स में कौन कौन आते हैं बेटे? लिक्विड्स एंड गैसेस। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने खुद से नोट करनी है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे फ्लूइड क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आप बच्चों ने लिखनी है। फ्लूइड्स, सबसे पहले आपने फ्लूइड्स की डेफिनेशन लिखनी है। These are the materials or substances which can flow easily when tangential force is applied on them. जब उनके ऊपर कोई tangential force लगाई जाती है and take the shape of the container in which they are contained. कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उसे रखा जाता है। जैसे पानी डालते हैं हम ग्लास में, तो जैसी ग्लास की शेप है वैसी तो होती है ना पानी की भी शेप। ग्लास की जगह अगर हम बाउल में डालेंगे, कोली में डालेंगे तो वैसी शेप ले लेगा, है ना। कोई बोतल में डालेंगे तो बोतल की जैसी शेप ले लेगा। तो ये ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं बेटे? फ्लूइड्स। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड मानते हैं, लेकिन गैसेस भी फ्लूइड होती हैं बेटे। गैसेस भी क्या होती हैं? फ्लूइड। अब लिक्विड और गैस के अंदर क्या क्या डिफरेंस आ जाता है? देखिए, दो प्रकार के हमारे पास दो मटेरियल हैं जिन्हें हम फ्लूइड कह सकते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस। अब लिक्विड और गैस में मेनली डिफरेंस क्या है? लिक्विड और गैस में मेन डिफरेंस ये है कि लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है बेटे? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके पार्टिकल के बीच की दूरी हम कम नहीं कर सकते। पानी है, मान लो ग्लास में डाल रखा है, उसको अगर दबाएंगे तो क्या वो कम जगह में आ जाएगा? नहीं। तो इसी को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, यानी जो कि कंप्रेस ना हो सके, जिसके पार्टिकल्स को हम नजदीक नजदीक ना कर सकें। अंडरस्टूड है ना? लेकिन गैस को कर सकते हैं ना, तो ये कंप्रेसिबल होती है। ये क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है। जैसे मान लीजिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं या एक ग्लास लेते हैं, उसमें हवा भरी हुई है, उसमें अगर हम पिस्टन भर दें, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें हम एक पिस्टन लगा दें। क्या लगा दें बेटे? पिस्टन लगा दिया। पिस्टन जानते हो, जैसे पिचकारी होती है, होली खेलते हैं, उसके पीछे जो पंप होता है उसी को पिस्टन कहते हैं। तो ये एक पिस्टन है। अब अगर तो इसमें लिक्विड है भरा हुआ है, अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, तो ये इसको आप और ज्यादा नहीं दबा सकते। मान लीजिए ये हाइट अगर h है तो ये h ही रहेगी। अंडरस्टूड है ना? लेकिन अगर इस लिक्विड की जगह गैस है तो आप इसको दबाकर हो सकता है पिस्टन को यहां तक ले आओ और इसकी हाइट कुछ h डैश रह जाए, हो सकता है आप इसे और ज्यादा नजदीक भी ले आओ। हाँ या ना? तो गैसेज जो है वो बेटे कंप्रेसिबल होती हैं, उनके पार्टिकल्स को आप नजदीक नजदीक कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है लिक्विड्स में एंड गैसेज में। दोनों बच्चे बात समझ आई कि नहीं? अगला पॉइंट हम अब फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड के चैप्टर्स को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। जहां भी स्टैटिक्स वर्ड आए इसका मतलब हम रुकी हुई चीजों की बात करेंगे। किन की बात करेंगे? रुकी हुई चीजों की। तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? जिसमें फ्लूइड्स का स्टडी किया जाए लेकिन फ्लूइड मोशन में ना हो, रुका हुआ। अंडरस्टूड है ना? और फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स वर्ड जहां पे भी है इसका मतलब हम मोशन की बात करते हैं। तो जब फ्लूइड चल रहा हो और उसकी हम स्टडी करें तो उसे क्या बोलते हैं बेटे? फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। इस चैप्टर में हम फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स
दोनों के पोर्शन को कवर करेंगे। क्लियर है? हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड भी होगा, रुके हुए लिक्विड और गैसेस की बात भी करेंगे, और चलते हुए लिक्विड और गैसेस की बात भी करेंगे। तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स दोनों को पढ़ेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे थ्रस्ट। अब सुनिए बेटे, थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट जो है वो एक टाइप का फोर्स है जो कि फ्लूइड्स के द्वारा लगाया जाता है। किस पर? उस सरफेस पर जिसके साथ फ्लूइड कांटेक्ट में है, जिसके साथ फ्लूइड कांटेक्ट में है। जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में पानी डाल रखा है, तो पानी ग्लास के बॉटम पर और साइड की दीवारों के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसे थ्रस्ट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? समझ आई बात के लिए? गुब्बारा है, गुब्बारा हैप्पी बर्थडे वाला है ना, तो उस गुब्बारे के अंदर जब हम हवा डालते हैं तो जो हवा के पार्टिकल हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं, वो गुब्बारे की दीवारों के साथ टकरा के और उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। यस और नो? उसे थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट क्या चीज है बच्चों? वो फोर्स जो कि फ्लूइड्स के द्वारा लगाया जाता है कंटेनर की दीवारों पर। किसके ऊपर? कंटेनर की दीवारों पर, या जो सरफेस उनके साथ कांटेक्ट में है, जो सरफेस उनके साथ कांटेक्ट में है उसे क्या बोलेंगे बेटे? थ्रस्ट बोलेंगे। तो इट इज द फोर्स applied by the fluids on the walls of या on the surface in contact, on the surface in contact। जिस सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में है, संपर्क में है, उसकी दीवारों पर लगाए गए फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? श्योर? अब मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या थ्रस्ट एक फोर्स है? यस नो? यस। क्योंकि थ्रस्ट एक फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। वेरी गुड। सीजीएस यूनिट क्या है? भूल गए? फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन। अर्ग जूल वर्क का होता है। अर्ग किसका होता है सीजीएस यूनिट? वर्क। वर्क का, जूल का नहीं बेटे, जूल वर्क का ऐसा यूनिट है, अर्ग वर्क का सीजीएस यूनिट है, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? फोर्स का, और डायन सीजीएस यूनिट है फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डायमेंशनल फार्मूला भी यही होगा। अरे बच्चों, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी यही होगा फोर्स वाला। क्या होगा? m1l1t-2। वेरी गुड। तो चलिए, हमने इसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला कर लिया, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बच्चे लिख लेना, इसकी ऐसा यूनिट लिख लेना, सीजीएस यूनिट लिख लेना और डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना। लिख लोगे? चेक करूंगा मैं नोट्स, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटे प्रेशर की तरफ। किसकी तरफ? प्रेशर। अब प्रेशर क्या चीज है देखिए, जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा था, प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय P। जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा था, मैंने आप बच्चों को बताया ये वो स्ट्रेस नहीं है जो दिमाग में ले लेते हैं ना, इसी प्रकार ये भी वो प्रेशर नहीं है जो हम अपने व्यवहार में रखते हैं। ये वो प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर क्या है बेटे? जो आप फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक लकड़ी का बोर्ड मान लिया हमने, इस लंबाई चौड़ाई का, इसका लेंथ कुछ L है, ब्रेड्थ कुछ B है। इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा कर दिया हमने, कोई भी, तो इसका जो वेट है W बराबर mg के, वो वेट इस पूरे फट्टे के ऊपर लग रहा है ना, पूरे बोर्ड के ऊपर लग रहा है ना, कि एक जगह पे लग रहा है? पूरे के ऊपर लग रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब जगह पे। तो अगर इसका एरिया A हो, इसका एरिया A हो, तो इसका जो वेट है पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर इसका वेट कितना लगा, वो प्रेशर है। वो क्या है बेटे? प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर का क्या मीनिंग है बेटे? प्रेशर मीन्स कि जो थ्रस्ट फ्लूइड्स लगा रहे हैं यूनिट एरिया के ऊपर कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। दैट इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया पर लगने वाले थ्रस्ट को प्रेशर कहते हैं। बॉयज बोलो बेटे, प्रेशर किसे कहते हैं? एक यूनिट एरिया पर लगने वाले थ्रस्ट को प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? इट इज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन या अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया या वन यूनिट एरिया। वैसे यूनिट एरिया का मीनिंग ही वन होता है। यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी और सरफेस, जो भी बॉडी या सरफेस के ऊपर थ्रस्ट लग रहा है, उसके वन यूनिट एरिया के ऊपर कितना थ्रस्ट लग रहा है, उसे हम प्रेशर कहते हैं बेटे। उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल?
ठीक है। तो प्रेशर का क्या फार्मूला बन गया? हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। थ्रस्ट को फोर्स भी कहते हैं। तो यूनिट 1 में यूनिट्स एंड डायमेंशंस जब हमने किया था तब आपने इसी फार्मूले को फोर्स अपॉन एरिया लिखा था। लिखा था ना? तो वो फोर्स मींस कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट मींस वो फोर्स जो कि लिक्विड से अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी फ्लूइड से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हुआ? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये हो गया बेटे प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसका ऐसा यूनिट बोलो, प्रेशर का ऐसा यूनिट बोलो, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। और इसे बोलते हैं बेटे पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। ब्लेज पास्कल जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर रखा गया है यूनिट पास्कल। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट बोलो क्या है? पास्कल। किसके बराबर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। किसके बराबर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। क्लियर हो गया क्या? यस सर। ठीक है जी। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए m1 l1 t - 2, एरिया के लिए l2, इसको ऊपर ले जाओ, m1 l - 1 t - 2। ठीक है? m1 l - 1 t - 2। तो ये प्रेशर का क्या हो गया बेटे? डायमेंशनल फार्मूला हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा बच्चे बताओ, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? स्केलर। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती बेटे, लेकिन जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन होती है। जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन होती है। तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है कि जो लिक्विड रेस्ट में होता है, लिक्विड ही जरूरी नहीं, फ्लूइड की बात करेंगे, जो फ्लूइड रेस्ट में होता है उसके ऊपर या उस फ्लूइड के द्वारा कांटेक्ट सरफेस के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है ना बेटे, उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो एक बात आप यहाँ लिख सकते हैं, नोट डाल लीजिए, नोट फोर्स अप्लाइड। मैं बोल रहा हूं आप लिखिए शाबाश। फोर्स अप्लाइड ऑन the surface in contact with fluid, on the surface in contact with fluid is always perpendicular, is always perpendicular when fluid is at rest, when fluid is at rest। यानी जब फ्लूइड रुका हुआ है तब फ्लूइड के द्वारा सरफेस पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ध्यान देना इधर। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर हमने कोई एक लिक्विड भर रखा है। जरूरी नहीं कि लिक्विड हो, गैस भी हो सकती है, बट लिक्विड से आपको ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझ आ जाता है। ठीक है? जैसे ये लिक्विड है, एक बात बताओ, यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट के ऊपर कोई प्रेशर या फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा ना। आप जब पानी के अंदर होते हैं तो अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये जो लिक्विड है बेटे, ये फोर्स लगाएगा। अब ये तो हमें पता है कि नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में नहीं लगा रहा। अगर ये नीचे की डायरेक्शन में ना लगाकर और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए, कोई भी फोर्स F मान लिया हमने, दिस F इज द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन दिस सरफेस इन कांटेक्ट। इज इट फाइन? हाँ जी। अगर मान लो कि ये फोर्स इधर है तो एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा ना बेटे यार। एक्शन का रिएक्शन फोर्स भी लगेगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। ठीक है। अब ये जो R है, मान लेते हैं कि ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा तो इस R का इधर कितना कंपोनेंट लगेगा बेटे? R cos थीटा। और इधर कितना कंपोनेंट लगेगा? R sin थीटा। क्लियर हुआ? यस सर। अब ये जो R sin थीटा है, ये तो इसके वेट को बैलेंस करेगा, हम ये मान लेते हैं। लिक्विड के वेट को बैलेंस कर रहे हैं R sin थीटा। लेकिन R cos थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो R cos थीटा फोर्स किस पर लग रहा है? यहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल है उस पर लग रहा है।
अगर ये लिक्विड के ऊपर r cos थीटा इधर फोर्स लग रहा है तो लिक्विड रेस्ट में कैसे रह सकता है? न्यूटन के पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई फोर्स लगेगा, नेट फोर्स अगर लग रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी चलेगी। तो अगर लिक्विड के ऊपर टेंजेंट की डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड शुड फ्लो, चलना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि लिक्विड तो रेस्ट में है। लिक्विड किस में है? ग्लास के अंदर पानी डाल देते हैं तो वो चलता रहता है कि रुका हुआ रहता है? ये वही चीज है। ये ग्लास मान लिया, पानी मान लिया, तो ये r cos थीटा इसका मतलब कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई ये फोर्स नहीं लगेगा तभी तो लिक्विड रुका हुआ रह सकता है। तो ये r cos थीटा क्या होना चाहिए बेटे? r cos थीटा अगर 0 होगा तो r तो 0 हो नहीं सकता, रिएक्शन फोर्स तो 0 नहीं होगा ना बेटे। एक्शन का रिएक्शन को लगेगा तो कौन 0 होगा? cos थीटा 0 होगा। cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री। जब थीटा कितने डिग्री होगा? 90। इसका मतलब रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा ऊपर की तरफ, इसका मतलब एक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इट मींस लिक्विड या कोई भी गैस, कहने का मतलब फ्लूइड, जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा उस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो हमने अभी भी जो पॉइंट पढ़ा इस नोट में आपने लिखा था कि फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इज ऑलवेज। कोई डाउट है बेटे यहाँ तक? नो सर। ठीक है जी, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।